नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। मैं गौरी त्रिवेदी। यूपी की 80 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव हुआ। 19 अप्रैल से शुरू हुआ मतदान 1 जून को थम गया। ऐसे में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। किन सीटों पर किन दिग्गजों की किस्मत फंसी हुई है, कौन सी सीट फंसी हुई है और कहां पर कौन सी सीट पर बढ़त दिखाई दे रही है, इन विषयों पर चर्चा के लिए फेज वाइज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी मौजूद हैं। तो सबसे पहले फेज की जानकारी और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अमित सर बताइए, पहले फेज में कौन से दिग्गज की। जी धन्यवाद गौरी। पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हुआ था। सहारनपुर पहली सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, वहीं से चुनाव शुरू हुआ। सहारनपुर पर ही मुकाबला बहुत कड़ा रहा है। सहारनपुर में इमरान मसूद जब आए कांग्रेस से, तो उन्होंने राघव लखनपाल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए कड़ी चुनौती हो गई। बहुत कठिन लड़ाई है। हालांकि ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, लेकिन इमरान मसूद ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है तो उनके लिए ये आसान मुकाबला नहीं लग रहा है। आप मुजफ्फरनगर में जाएं, मुजफ्फरनगर में बहुत विरोध हुए, मुजफ्फरनगर में ठाकुरों के विरोध हुए, पंचायतें हुई। ऐसे में संजीव बालियान वहाँ केंद्रीय मंत्री जो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी सीट भी फंसी हुई है। चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ मुकाबला उनके लिए इतना आसान नहीं रहा है। परिणाम वहाँ का भी बहुत अप्रत्याशित हो सकता है। नगीना पहले चरण में रहा, जो सबसे ज़्यादा चर्चित भी रहा, क्योंकि नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद जो जिनकी अपनी पार्टी है, उन्होंने पूरा माहौल बदल दिया। ओम कुमार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से लड़े, बसपा और दूसरे बाकी जो दिग्गज वहाँ से थे वो सब पीछे हो गए, मुकाबला सीधा हो गया। हालांकि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसी चरण में बिजनौर का मुकाबला, आप जानिए बिजनौर की सीट ऐसी रही है कि बिजनौर में पिछली बार बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था। इस बार बिजनौर में समाजवादी पार्टी ने आखिरी समय पर दीपक सैनी को टिकट दिया, तो सैनी होने के कारण न केवल बिजनौर बल्कि आसपास के सीटों पर भी सैनियों ने लामबंदी दिखाई। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान वहां से चुनाव लड़े, भाजपा समर्थित हैं। चंदन चौहान की सीट वहां लगभग तय नजर आ रही है। ऐसी कई सीटें हैं जो इस चरण में बहुत मुकाबले कड़े हुए, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी तमाम पेंच फंसने के बावजूद जीतती नजर आ रही है। कैराना के मुकाबले को मैं याद बिल्कुल आपको दिलाना चाहूँगा, जो कि सुर्खियों में है। कैराना में इकरा हसन का चुनाव पर सबकी निगाह है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी हैं और प्रदीप सिंह वहाँ से पुराने दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं जो जीतते रहे। लेकिन इस बार वहाँ मुकाबला ऐसा है कि विश्लेषक ये मान रहे हैं कि इमरान मसूद की सीट पर जैसा मुकाबला है, उसी तरह का मुकाबला यहाँ कैराना पर इकरा हसन लड़ रही हैं और चुनाव जीत सकती हैं। कड़ा मुकाबला, फंसती सीटें। सर कितना सहमत है आप अमित सर से? अमित जी ने जो बताया वो काफ़ी हद तक जो है ठीक है कि मुकाबला उतना आसान नहीं है एनडीए के लिए जितना कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। और अगर हम बात करें इस पहले चरण की, जो 3 सीटें और हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं। पीलीभीत, हम लोग जानते हैं कि पिछले 30 साल से यहाँ मेनका गांधी या उनके बेटे वरुण गांधी ही सांसद रहे हैं, और इस बार भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काट कर जितिन प्रसाद जो यहाँ के यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उन्हें उतारा है। लेकिन पीलीभीत की में जो लड़ाई है वो, अगर भाजपा सपा ने वहाँ से भगवत शरण गंगवार को उतारा, अगर सपा कुर्मी बिरादरी की जगह किसी लोधी बिरादरी के नेता को वहाँ टिकट देती तो मुकाबला बहुत रोमांचक कड़ा हो सकता था। और बहुत पीलीभीत के बारे में बहुत क्लियर कहा जा सकता है कि भाजपा जो है, जितिन प्रसाद जो है वो बढ़त लिए हुए हैं। वहीं उसके नज़दीक की जो सीट पहले चरण में रामपुर रही है, रामपुर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजम खां की इच्छा के खिलाफ सपा ने मोहिबुल्लाह को उतारा, और भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा ने अपने जो पिछले बार के प्रत्याशी है उन्हीं को ही रिपीट किया। और रामपुर के बारे में, जैसे पीलीभीत के बारे में मैंने कहा आपसे भाजपा की बढ़त है, वैसे ही रामपुर में जो है वो सपा बढ़त लिए हुए दिख रही है। और जहाँ तक सवाल मुरादाबाद का, यहाँ कांटे की टक्कर है, नहीं कहा जा सकता कि भाजपा या एनडीए में, भाजपा या
या इंडिया गठबंधन में कौन आगे रहेगा। लेकिन हाँ, इतना है कि मार्जिन वहाँ कम रहेगा। तो ये मुझको लगता है इन 3 सीटों पर पहले पेज की ये स्थिति है। चलिए, तीसरे फेज के लिए ग्राउंड पर हमारे साथ वो जी, चौथे चरण में जो धौरहरा, बहराइच और श्रावस्ती हम लोग गए थे, लेकिन जो चौथे चरण का जो सबसे रोमांचक मुकाबला हमें धौरहरा का दिखा था, जिसमें रेखा वर्मा चुनाव हैट्रिक के स्टेप पे हैं। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो लड़ाई तो है सपा की तरफ से इंडी गठबंधन से जो उतरे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल वो सीट वो निकाल भाजपा के पक्ष में आएगी। ठीक इसी तरह से सीतापुर सीट भी भाजपा निकाल रही है, बहराइच सीट भी भाजपा निकाल रही है। जी गौरी जी। चलिए, 5वें फेज की जानकारी के लिए सर बताइए, कौन से दिग्गजों की सीट बढ़त पर है और कौन सी फंसती दिखाई दे रही है? गौरी, पूरे जो चुनाव है उसमें सबसे हार्ड सीट रायबरेली 5वीं चक्र में थी, अमेठी, कैसरगंज, ये सीट अयोध्या। रायबरेली में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ प्रत्याशी उतारा, अपने पुराने प्रत्याशी को, राहुल जी वहाँ अचानक आए और जिस तरह से अमित शाह ने उसको केंद्र बना करके वहाँ तैयारी की अपनी पार्टी के लिए, तो वहाँ लड़ाई काफ़ी करीबी है। लेकिन अपर हैंड हम राहुल गांधी को हम मानते हैं कि उनकी सीट निकलनी चाहिए। अमेठी की बात है, अमेठी में हमें लगता है कि स्मृति ईरानी चुनाव निकाल ले जाएंगी, जबकि वहाँ किशोरी लाल ने अच्छी लड़ाई दी है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छे लड़े हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो वहाँ निकाल सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का ज़बरदस्त प्रभाव है उसके आसपास की सीटों पर, उसका फ़ायदा अयोध्या से लेकर के जो 4-5 सीट हैं आसपास में उन सब पर पड़ना चाहिए। वहाँ अयोध्या में अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से थे, वो अच्छी लड़ाई दिया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद वहाँ अरविंद सेन के आने से उनकी लड़ाई थोड़ा कमज़ोर हुई। उन्होंने वोटों में जो यादव वोट हैं उनमें सेंधमारी की है। जैसे लल्लू सिंह की राह वहाँ बिल्कुल आसान दिख रही है। एक चर्चित सीट रही है कैसरगंज में की लड़ाई पार्टियों के बजाय जातियों में ज़्यादा बिखरती चली गई, इसलिए वहाँ बहुत ही नज़दीकी अंतर है जीत हार का, वहाँ कुछ भी हो सकता है। चंद्रमान जी, आपको क्या लग रहा है? गौरी जी, दूसरे फेज की 8 लोकसभा सीटें हैं। आप देखिए, गौतम बुद्ध नगर से हम बात करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा क्लियर कट, चूँकि शुरुआती दौर में लगा था कि राजपूतों की नाराज़गी है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं रहा, क्लियर कट है चुनाव उनका भी। इधर आते हैं गाजियाबाद सीट पर गौतम बुद्ध, मतलब वहाँ भी कैंडिडेट बदला गया था, बीके सिंह के बजाय अतुल गर्ग को टिकट दिया गया, तो भी एक विरोध जैसी बात आई। लेकिन मोदी जी ने रोड शो वहाँ किया, उसके बाद स्थितियाँ बदल गई। वो भी करीब मतलब क्लियर ही है, वह बस वहाँ ये देखना है कि हार जीत का अंतर कितना होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं डाली शर्मा बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। इसके आगे हम मथुरा की तरफ बढ़ते हैं। मथुरा में हेमा मालिनी तीसरी बार हैट्रिक उनका लगाना लगभग तय है। इतना ज़रूर है कि अलीगढ़ में चुनाव थोड़ा टिपिकल है, मतलब वहाँ कांटे की टक्कर आप कह सकते हैं। और अन्य जो सीटें हैं, आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर भी करीब करीब क्लियर ही है। तो दूसरे चरण की 2-3 सीटों पर ही लड़ाई नज़र आ रही है, बाकी सीटें भाजपा के खाते में जाना तय है। सर, जैसे अलीगढ़ सीट की सर ने बात की, वहाँ पर काफ़ी चुनौती है, उस पर सर एज ए विशेषज्ञ आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, अलीगढ़ की सीट ऐसा माना जाता था कुछ साल पहले तक कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम चुनाव जीत पाना उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से अलीगढ़ सीट एक भाजपा की एक ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कंफर्म सीट जैसी हो गई, और वहाँ पर तमाम सारे जो समीकरण बदले, चाहे वो वहाँ पे जो छोटे मोटे आंदोलन हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से जो माहौल बदला है, कि आज की तारीख में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी अच्छी राजनीतिक पकड़ बना ली है। तो मुझे लगता है वहाँ पर मुकाबला टक्कर वाला ज़रूर होगा, लेकिन वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक माहौल की वजह से भाजपा के लिए एक थोड़ी सी बढ़त तो बनी हुई है। जी, तीसरे चरण की वोटिंग के लिए जानने के लिए फिर से अमित सर के पास चलेंगे। जी गौरी, संभल से तीसरे चरण का चुनाव बड़ा ही धमाकेदार अंदाज में शुरू हुआ। संभल सीट पर शफीकुर रहमान बर्क के पोते ज़ियाउर रहमान बर्क इस बार विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे, और उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ा है। और वहाँ परमेश्वर लाल सैनी चुनावी रण में भाजपा ने उतारे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बर्क का चुनाव मजबूत चुनाव है। उस सीट पर पूरे पश्चिम की निगाह है, और वो चुनाव चूँकि बड़े बर्क जिनको कहा गया शफीकुर रहमान जी को, वो वहाँ दमदार तरीके से चुनाव लड़ते रहे, जीतते भी रहे।
आगे बढ़ें तो जैसे हम जाएं एटा का चुनाव जो है वो बिल्कुल इस बार अलग अंदाज में थे। हालांकि राजवीर सिंह कल्याण सिंह जी के बेटे वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, वहाँ से शाक्य को सपा ने टिकट देकर वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि राजवीर सिंह चुनाव वहाँ से जीत जाएंगे, मार्जिन कम रह सकता है। आंवला में भी यही है, आंवला में बहुत ज़्यादा वोटों से पिछली बार धर्मेंद्र कश्यप जीते थे। ठाकुरों की नाराज़गी उस सीट पर बहुत थी, तमाम पंचायतें हुई, जगह जगह भाजपा के दिग्गजों ने मान मनोबल की, लेकिन लास्ट आते आते मुझे लग रहा है कि धर्मेंद्र कश्यप भी भले ही कम अंतर से जीतें लेकिन आंवला सीट पर चुनाव जीत जाएंगे। अब बात यदि हम करें बदायूं की, बदायूं में आदित्य यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं, शिवपाल यादव के बेटे समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहाँ दुर्विजय सिंह को मैदान में उतारा गया है। आदित्य यादव का चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का भी चुनाव है, उनके दम खम का भी चुनाव है। कितना दम एक युवा ने, एक जिसको विरासत में ये सीट मिल रही है, कितना उन्होंने लगाया, और मुझे लगता है आदित्य यादव इस चुनाव को अपनी पहली परीक्षा को पास कर जाएंगे। सर क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक हम तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण की जो अमित जी ने बताया उसके अलावा 4 सीटें और महत्वपूर्ण हैं, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी। देखिए, मैनपुरी में तो जैसा हम वहाँ गए और हमने देखा कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी ने जो विकास कार्य कराए हैं, जिनकी झलक अभी भी वहाँ देखने को मिलती है जनता के बीच में, और इसलिए परिणाम को लेकर किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि वहाँ मैनपुरी में डिम्पल यादव जी, जो अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष की पत्नी है, वो बढ़त लेंगी, ऐसा हमको वहाँ जाकर हमने महसूस किया। और एक दूसरी सीट है हाथरस में जो माहौल है वो भी बहुत, जैसे मैनपुरी में सपा बढ़त ले रही है वैसे ही हाथरस में भाजपा बढ़त लेगी, ये हम वहाँ की स्थितियों को देखते हुए कह सकते हैं। फिरोजाबाद में जो है फिरोजाबाद में प्रोफेसर रामगोपाल जी के बेटे जो है वो मैदान में है, अक्षय यादव जी, और कहा जा सकता है कि वहाँ भाजपा और इंडिया प्रत्याशी के बीच में बहुत अच्छी टक्कर है, कांटे की टक्कर है। एक सीट गौरी जी इसमें और बचती है, फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस और बसपा, ये दोनों प्रत्याशी भी बहुत अच्छा लड़ते हुए मिले हैं और यहाँ भी बहुत कांटे की टक्कर है, जहाँ तक हमें लगता है कि फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस बढ़त ले सकती है। रायबरेली और अमेठी सीट पर वापस से सर के पास चलते हैं। सर क्या लगता है आपको इन हॉट सीट? देखिए, रायबरेली और अमेठी दोनों जगह मुकाबला हमेशा से काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रहा है। इस बार रायबरेली में चूँकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने बहुत देर में अपना नाम दाखिल किया, अपना पर्चा, तो लोगों में ये उम्मीद तो थी कि रायबरेली से राहुल गांधी या परिवार का ही कोई सदस्य आएगा, और चूँकि उनकी तरफ एक लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है, कांग्रेस के लिए वो सीट मायने रखती है, तो वहाँ पे लोगों में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के प्रति एक सम्मानजनक तौर पर उनको ये सीट जीतने का मौका मिल सकता है। हाँ, अमेठी में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उनके लिए लड़ाई कठिन हुई। ये उनके लिए ज़रूर ये सोचने का विषय है कि उस सीट पर इतनी अच्छी जीत हासिल करने के बाद आज वो ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन चूँकि के.एल. शर्मा एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, और उनको हमेशा से पार्टी के एक मैनेजर या एक हैंडलर के तौर पे देखा गया है, तो उनके लिए थोड़ी सी लड़ाई कठिन हो सकती है। और इसी राउंड में लखनऊ की भी एक दिग्गज सीट है, जहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर चुनाव में है, लेकिन उनकी लोकप्रियता और उनके जो लोगों से कनेक्ट है उनका, उसको देखते हुए मुझे लगता है राजनाथ सिंह के लिए ये सीट दोबारा जीतना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। जी, छठे और सातवें फेज की जानकारी के लिए हमारे साथ सुधीर जी मौजूद है। सर, कौन सी वो सीटें होंगी जो आपको लग रहा है कि ये फंसती हुई नज़र आ रही हैं? गौरी, देखिए, छठवें चरण में 4 ऐसी सीटें हैं जो पिछले चुनाव में बसपा के खाते में थी। इस बार 4 में से 3 ऐसी सीटें हैं बसपा की, जहां से जैसे अंबेडकर नगर बसपा सांसद इस बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पे मैदान में है। जौनपुर पे एक बसपा अपने पुराने सांसद पे ही दाव आजमाया है। तीसरा लालगंज है, लालगंज में भी जो बसपा की सांसद थी वो इस समय भाजपा के पाले में है। इसी तरह से श्रावस्ती भी भाजपा के पास नहीं है।
बसपा के पास नहीं, सॉरी। तो इस तरह से देखा जाए तो भाजपा ने 6वें चरण में काफ़ी नए प्रयोग किए हैं। कई जैसे प्रयागराज, फूलपुर, कई जगह प्रत्याशी बदले भी हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अब इस 6वें चरण में जो मुकाबला है वो सीधा सपा और भाजपा के बीच दिख रहा है। इसमें चर्चित सीटें एक आजमगढ़ भी है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं और भाजपा ने इस सीट को 2019 में हार गई थी, लेकिन उपचुनाव में इसको जीती थी। लेकिन इस बार फिर उसी पे दाव लगाया है, निरहुआ पे। तो यहाँ कड़ा मुकाबला है। यहाँ हम अपर हैंड जो है मानते हैं सपा को। सपा यहाँ अपर हैंड अभी जो दिख रहा है समीकरण, उसके लिहाज से मुझे सपा अपर हैंड दिख रही है। अंबेडकर नगर में भाजपा अपर हैंड दिख रही है। और जौनपुर सीट है, जौनपुर में भाजपा अपर हैंड, हालांकि यहाँ भाजपा ने नया प्रत्याशी दिया है वो कृपा शंकर सिंह को, तो यहाँ भी भाजपा अपर हैंड है जी। अब रही बात 7वें चरण की। 7वां चरण सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए कि यहाँ खुद प्रधानमंत्री मोदी बनारस से मैदान में है तीसरी बार। इनके अलावा 7वें चरण में मोदी कैबिनेट के 3 और मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज से, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से और अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर से। महेंद्र नाथ पांडे प्रधानमंत्री और अनुप्रिया ये तीनों लोग हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में इस बार तीसरी बार है। महेंद्र नाथ पांडे, पहले बात मैं मोदी की करूँ। मोदी के यहाँ तो सभी को मालूम है कि वहाँ कोई सामने की लड़ाई नहीं, वहाँ लड़ाई है तो सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है। बात महेंद्र नाथ पांडे करें, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे जो है चंदौली में तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सामने सपा ने इस बार नया प्रयोग किया है। वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री क्षत्रिय हैं, इनको उतारा है। क्षत्रियों का यहाँ प्रभाव इस सीट पे ज़रूर है। शुरू में तो माहौल गड़बड़ था, लेकिन लड़ाई अब कांटे की हो गई है। इसलिए फिर भी जो ताज़ा समीकरण देखने में मिला उसमें महेंद्र नाथ पांडे अपर हैंड दिख रहे हैं। बात अनुप्रिया पटेल की करूँ तो अनुप्रिया पटेल पिछले 2 चुनाव में तो उनका जीत का मार्जिन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन इस बार थोड़ा सा वहाँ फंसी हुई सीट दिख रही है। उसकी वजह यह है कि वहाँ सपा ने भाजपा से जो सांसद थे रमेश चंद्र बिंदु, भदोही के सांसद थे, उनका टिकट भाजपा ने काटा था, तो सपा ने उनको मिर्ज़ापुर से अनुप्रिया के खिलाफ लड़ा दिया है। इसलिए वहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है। तो चुनाव परिणाम वहाँ कुछ जो भी होगा, मार्जिन हमें लगता है कि बहुत कम होगी जीत की। चलिए, फेज वाइज आपने जाना कि कहाँ पर सीट फंस रही है और कहाँ पर बढ़त है। तो अब यादव लैंड की अगर बात करें तो क्या सर समीकरण है? देखो गौरी जी, यादव परिवार के 5 लोग या मुलायम सिंह परिवार या अखिलेश परिवार के 5 लोग इस समय चुनाव मैदान में हैं, जिसमें स्वयं अखिलेश यादव भी मैदान में है। पहले बात तो हम लोगों को ये देख लेनी होगी कि यादव परिवार के लोग, मुलायम परिवार के लोग कहाँ से लड़ते रहे हैं। ये लोग उन्हीं सीटों को तरजीह देते रहे हैं या आज तक इन्होंने उन्हीं सीटों को तरजीह दी है जहाँ यादव बहुतायत में है। उदाहरण के तौर पे हम देख लें कि संभल, जब नए परसीमन में संभल से बिसौली विधानसभा क्षेत्र अलग हट गया तो वहाँ यादव कम हो गए, और उसके बाद 2008 के चुनाव के बाद जितने भी वहाँ नए परसीमन के बाद चुनाव हुए, मुलायम परिवार या अखिलेश परिवार का कोई भी व्यक्ति संभल से चुनाव नहीं लड़ा। अब यादव जहाँ बहुतायत में है, हम फिरोजाबाद सीट की अभी हमने बात की ही, आपको बताया ही कि फिरोजाबाद सीट में कांटे की टक्कर है। मैनपुरी में कोई टक्कर नहीं है। मैनपुरी में डिंपल यादव बढ़त लेंगी, ऐसा देखा जा रहा है। जहाँ तक आजमगढ़ में है, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव बहुत अच्छा लड़े हैं। निरहुआ के लिए अभी सुधीर जी ने बताया ही कि मुश्किल रहेगी इस बार। और कन्नौज में भी कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है कि अखिलेश यादव का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। और बदायूं में जो सपा के महासचिव शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं, तो भाजपा ने उनको अच्छी टक्कर दी है। तो वहाँ भी परिणाम के बारे में बहुत कांटे की टक्कर है, मार्जिन जो है रहेगा। ये जो कई दलों के लिए बहुत संकट की स्थिति है, राजनीतिक वजूद की लड़ाई है। इसमें मैं सबसे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करूँगा। पिछले चुनाव में 10 सीटें जीते, इस बार खाता खुलना मुश्किल हो रहा है। तो ये बसपा का वोटर किधर शिफ्ट हुआ है, इस चुनाव में उसका भी असर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में 10 साल से सूखा झेल रही है। बारिश की एक बूंद पड़ जाए उनके हिस्से में इस बार आ जाए या 2 सीटों पर लड़ रही है, तो उनके लिए भी ये संकट और वजूद अस्तित्व और नई शुरुआत की लड़ाई है।
ऐसे कई दलों के साथ ये बहुत, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से चुनावी मैदान में उतरे, पार्टी के संस्थापक हैं और अकेले उम्मीदवार हैं। यदि जीत गए, जैसा कि मतलब बहुत कड़ी टक्कर उन्होंने दी है, जीत गए तो उनके लिए भी एक ये नया राजनीतिक उदय होगा। ऐसे तमाम दिग्गज इस चुनावी मैदान में हैं जो चौंकाने वाले परिणाम देंगे और कहीं नई इबारत और इतिहास गढ़ेंगे। जी जी, एग्जिट पोल्स के इस चुनावी समर में आपने उन पत्रकारों से जाना जो ग्राउंड रिपोर्ट पर गए हैं। असली फैसले का इंतजार कीजिए 4 जून को। आप देखते रहे अमरउजाला.com। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।